थैंक्स यार, मैं तुम्हारा ये फ्यूल कभी नहीं भूलूंगा। शीस ने मती की तरफ चेक बढ़ाते हुए कहा। वो दोनों उस वक्त मती के ड्राइंग रूम में थे। मती ने चेक लेने के बजाय शीस के हाथ पर अपना हाथ धर कर कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी था तुम पहले ही कर चुके हो। ये तुम्हारा हक है मती, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो। शीस ने जोर दिया, तुम क्या समझते हो तुम्हारा कत्ल मैं किसी को मुआफ़ कर सकता हूँ? अगर बहुत ज़रूरी न होता तो मैं तुमसे वो भी न लेता जो ले चुका हूँ। लेकिन ये पेइंग एजेंट्स सिर्फ एक ही ज़ुबान समझते हैं और वो ज़ुबान है करेंसी की। मगर वो जो तुम मेरे लिए करना चाहते हो वो मैं नहीं ले सकता। प्लीज़ इसे हमारी दोस्ती के दरमियान दरार समझकर मत लाओ। मती के अल्फाज पर शीस के हाथ ढीले पड़ गए। अब बताओ क्या पियोगे? मती ने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कहा। शीस के चेहरे पर मुतशक्किर सी मुस्कुराहट फैल गई। खाली खुली मुस्कुराहट नहीं चलेगी, एक अच्छी दिदवत तो तुम्हें मुझे खिलानी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ। शीस जोर से हंसते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम एक रिश्वतखोर ऑफिसर हो। मती ने आंख दबाकर गर्म चाय का मग होंठों से लगा लिया था। अंडरस्कोर, शीस क्या है ये सब? यामीन साहब ने इसे बैंक स्टेटमेंट दिखाते हुए पूछा। आज सुबह बैंक मैनेजर से इन्होंने इसे वसूल किया था। यामीन साहब के लहजे में गुस्से से ज्यादा हैरत थी। तुमने 61 लाख अकाउंट से निकलवाए हैं, क्यों? वो बरहमी से बोले। मुझे ज़रूरत थी, शीस ने कमाल इत्मीनान से जवाब दिया। पूछ सकता हूँ ऐसी कौन सी ज़रूरत थी जिसकी कीमत 61 लाख रुपए थी? यामीन साहब ने इसी बरहम लहजे में पूछा। मैं नहीं बता सकता। शीस ने कती दस्तबरदारी का मुजाहिरा किया जो यामीन साहब को सरतापा सा लगा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने 61 लाख खर्च कर दिए और वजह बताना ज़रूरी नहीं समझते? यामीन साहब भड़की तो उठे। एक दोस्त को दिए हैं। शीस ने कदरे तवक़्फ़ के बाद जवाब दिया। क्यों? यामीन साहब ने कड़े तेवरों से इसे देखा। एक कर्ज था उसका मुझ पर। शीस ने सर झुकाकर वजाहत की। ये कैसा कर्ज था जो 61 लाख का था? यामीन साहब को मतलूबा जवाब नहीं मिल रहा था। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। शीस ने बगैर किसी तासर के जवाब दिया। शीस के जवाब ने जैसे जलती पर ठंडा पानी डाल दिया। यामीन साहब कदरे नरम पड़े। कोई एक्सीडेंट हुआ था? जी, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट। एक जालिम और मुतकबर शख्स मेरे दोस्त को कचलता हुआ गुजर गया था और उसका वजूद कई टुकड़ों में बंटकर रह गया। इतना ही नहीं, वो जालिम इसे इतना कचलना चाहता था कि मेरा दोस्त रिश्ते की धूल बनकर रह जाए, और मैं इसे बचाना चाहता था हर हाल में। यामीन साहब हैरत ज़दा से शीस का मुंह देखते रह गए। उसके चेहरे पर अजीब नाकाबिल फाम सा तासर था, जिसे यामीन साहब कोई इनवान न दे सके, लेकिन तलाशने पर भी उसके लफ्ज़ों में झूठ का शाइबा तक नहीं था। कौन था वो? क्या नाम है तुम्हारे उस दोस्त का? यामीन साहब ने उलझन लिए पूछा। और उसके बयान की तस्दीक भी जांचना चाहिए। छोड़िए पापा, उसकी तजलील हवज जाएगी। ये उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट का मामला है। शीस ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। और यामीन साहब चुप से रह गए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यामीन साहब ने उसके शाने पर हाथ रखा और नरमी से पूछा। ये मेरा मसला था पापा, इसे मैंने ही हिल करना था। शीस ने रुख मोड़े जवाब दिया। मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ? यामीन साहब ने पूछा। बस इतना कि दा करें वो अपनी ज़ात के बिखरे हुए टुकड़े समेटकर जिंदगी की तरफ लौट सके। शीस के लहजे में बोलता करीब और सेने से उठती टेसी यामीन साहब को भी आंच दे गई। ठीक है तुम जाओ, लेकिन आइंदा ऐसा कोई काम करो तो कम अज़ कम मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। यामीन साहब ने इसे हल्की सी तनबीह करना ज़रूरी समझा। आइंदा ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैंने उसका मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया है। शीस ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। शीस जाने ही लगा था कि यामीन साहब पर ख्याल से लहजे में बोले। शीस तुम्हारे दोस्त की कोई दुश्मनी वगैरह का चक्कर तो नहीं? देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहने का मशवरा दूंगा। दुश्मनदार लोग कभी कभी अपने दोस्तों को भी मुश्किलात में डाल देते हैं। कैसी दुश्मनी पापा? वो तो इतना मासूम है कि फरिश्ते उसकी मासूमियत की गवाही दें। यामीन साहब ने उलझकर उसका चेहरा देखा। यामीन साहब उससे मजीद कुछ कहना चाहते थे कि वो मड़ा और उनके शाने थामकर बोला। पापा, आपका बेटा कभी गलत काम नहीं कर सकता, यकीन रखें। और उनके शाने थपथपाकर मुँह बाप का अलझा हवा छोड़कर जा चुका था। शीस जिस रास्ते से गया था यामीन साहब की नज़रें वहीं जमी रह गईं। फिर वो वासिफ़ा से मुखातब हुए। ये इतने दिनों से इसीलिए डिस्टर्ब था? जी,
लेकिन क्या करें, किसी को कुछ बताता भी तो नहीं, ये बचपन की बुरी आदत है उसकी। हमेशा उसके मामलात हमें बाहर से पता चलते रहे हैं, अब भी यही हवा है। वासिफा आज थी, तुम उसका ध्यान रखना, मुझे ये अब भी डिस्टर्ब लग रहा है। मैं देखता हूँ उसके किस दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और किस नुईत की इंजरी हुई है। वासिफा सर हिला कर रह गई। अंडरस्कोर कितने ही दिन गुजर गए थे, करण ने कमरे से बाहर झांका तक नहीं था। करण ने असरार करके वो कमरा तक बदल लिया था। अब उन दरो दीवार से इसे वहश टपकती महसूस होती थी। वासिफा ने हैरत का इजहार भी किया था, लेकिन शीश की मदफ़त ने उनके कई सवालों का रास्ता दरमियान में ही रोक लिया था। उस वक्त भी यामीन साहब और वासिफा लान में बैठे शाम की चाय पी रहे थे और छोटे मोटे घरेलू मामलात ज़रबस थे, ख़ास तौर पर करण की सेहत के हवाले से। कितने दिन हो गए करण ने कमरे से झांका तक नहीं। कॉलेज की भी इतनी छुट्टियां हो गई हैं, उसका बुखार भी अब ठीक है, लेकिन वो खुद ठीक नहीं लग रही। वासिफा ने यामीन साहब को आगाह करते हुए कहा। वो कुछ फिक्रमंद सी दिखाई दे रही थीं। बात तो ये भी अजीब है, एक तरफ शीश डिस्टर्ब है, दूसरी तरफ करण की बीमारी। यामीन साहब ने कड़ियों मिलाने की कोशिश की। जी, लेकिन दोनों का मसला अलग अलग है, वो आपको सब कुछ बता तो चुका है। जहाँ तक करण का मामला है वो भी महज बीमारी नहीं लगता। वासिफा ने अपने खदशे का इजहार किया। ये डिप्रेशन कहीं शीश की वापसी तो नहीं? यामीन साहब ने कुछ सोचकर कहा। मेरा मतलब है जब भी शीश की छुट्टियां खत्म होती हैं, करण का नाक नक्शा कुछ ऐसा ही हो जाता है। बात के आखिर में इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। ऐसा हो सकता है, लेकिन करण ने कॉलेज से कभी इतनी छुट्टियां नहीं की। उस लड़की को तो पढ़ाई का करेज है, जबकि यह तो बात 1 महीने से ऊपर हो चुकी है। वासिफा कदरे परेशान दिखाई देती थीं। मेरा ख्याल है अंदाजे लगाने के बजाय करण से बात करो, इतनी लंबी छठी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। यामीन साहब ने वासिफा को मशवरा दिया। मैं भी यही सोच रही थी, वासिफा ने ताइदी लहजे में नहीं जवाब दिया। यामीन साहब कुछ सोचने लगे थे, उनके चेहरे पर मानी ख़ेज़ संजीदगी थी। अंडरस्कोर अस्सलाम अलैकुम ताई अम्मी। करण कंबल समेट कर उठ बैठी। वासिफा असर की नमाज पढ़कर उसके पास चली आई थीं। वल्लैकुम अस्सलाम, ये क्या भई, तुमने तो बस्तर पर पके डेरे ही जमा लिए हैं। वासिफा ने हल्के फल्के अंदाज में तमहीद बांधी। कब अपने मोर्चे संभालने का इरादा है? वो अब भी कमज़ोर और जर्दरो नज़र आती थी। मैं क्या करूं ताई अम्मी, शीश मुझे बस्तर से निकलने ही नहीं देता। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता सारा सारा दिन कमरे में पड़े रहना। करण ने होले से सर झुकाए कहा। हकीकता उसका चेहरा अब भी कमलाया हवा सा था। वासिफा अपनी बात कहकर गुया पछताए। एक बात पूछूं करण, सच बताना बेटा। करण ने संभल कर देखा। तुम्हारे और शीश के बीच कुछ न कुछ चल रहा है, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मामला क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ। क्या बात है, मुझे बताओ। वासिफा ने उसका हाथ थाम लिया। करण की आंखों के किनारे भीगने लगे। उसने मुश्किल खुद पर काबू पाया और बोली, ऐसी वैसी कोई बात नहीं ताई अम्मी, मेरे बारे में शीश कितना कॉन्शियस है आप जानती तो हैं। करण ने अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए बात बनाए। करण, तुम्हारी तबीयत पहले तो कभी इतनी ख़राब नहीं हुई, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए अभी हम हैं। प्लीज़ बताओ क्या मामला है। वासिफा किसी तरह उसकी जान छोड़ने को आमादा नहीं थी। बेअख्तियार करण ने निगाह हटाई थी, मगर हकीकत उसके लबों तक आकर दुम तोड़ रही थी। कुछ भी था, वो शीश से क्या अहद नहीं तोड़ सकती थी। आप ख्वाह मुख्वाह परेशान हो रही हैं ताई अम्मी। करण को समझ न आया क्या कहे। तुम नहीं बताना चाहती, ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन वादा करो कोई भी मसला या परेशानी हुई तुम सबसे पहले मुझसे शेयर करोगी। वासिफा ने उसका गाल छूकर मुस्कुराते हुए कहा। आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी, अपने माँ बाप की तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी। करण ने सर वासिफा के सीने पर रख दिया था। वासिफा ने भी प्यार से इसे थपते हुए कहा, और इसी मान का तकाजा है कि तुम मुझसे कुछ न छुपाओ। अपनी हर प्रॉब्लम तुमने मुझसे ही शेयर करनी है। वासिफा ने अपनी बात दोहराई थी। ओह, यहीं तो इमोशनल सीन चल रहा है। इसी वक्त शीश कमरे में झांका था और वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जे हो गईं। तुमने पैकिंग कर ली? वासिफा ने इसे देखते ही पूछा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सामान रख लिया है, कुछ अभी बाकी है, उसने करण की तरफ देखते हुए कहा। करण ने नज़र चुरा ली। जल्दी ख़त्म करो अपना ये सिलसिला,
तुम्हारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, वासिफा ने इसे तनबीहा करते हुए कहा। उनके ख्याल से वो अब भी लाबाली सा शीश था, कर्ण की मोहब्बत जिसके हवासों पर छाई रहती थी। मुझे आपसे और पापा से बहुत ज़रूरी बात करनी है, थोड़ा टाइम मिल सकता है? ठीक है, तुम लाउंज में चलो, मैं आ रही हूँ, वासिफा ने कहा तो वो बाहर निकल गया। वासिफा कर्ण की तरफ मुतवज्जे हुई। तुम भी अब कॉलेज ज्वाइन करने की तैयारी करो, बहुत खर्च हो रहा है तुम्हारी इस ड्रेस का। वो नरमी से इसे कहती अट गई थी। अंडरस्कोर पापा, उस बार मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, प्लीज आप रख्सती की तैयारी करें, सादगी से ही सही, लेकिन अब मजीद इंतज़ार की मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं वहाँ अब अकेला नहीं रह सकता। शीस ने एक बार फिर अपना मतालिबा दोहराया, लेकिन उस बार उसकी लहजे में कुछ मुख्तलिफ था जो यामीन साहब और वासिफा को ठटका गया था। शीस, यार उसकी इस ड्रेस का मामला है, और फिर ये शॉप पर रखी हुई कोई चीज़ नहीं जो तुम्हारी फरमाइश पर हाथ में थमा दी जाए। थोड़ा इंतज़ार करो, सब कुछ हवज जाएगा, और फिर लोग क्या कहेंगे। यतीम भतीजी का हक मारने के लिए इसे तालीम भी मुकम्मल नहीं करने दी। यामीन साहब ने बहुत संभल कर अपना आजमूदा जमला दोहराया जो हमेशा ही कारगर साबित हुआ था। मुझे लोगों की परवाह नहीं, जिसने जो कहना है कह ले, हकीकत का चेहरा कभी छपाया नहीं जा सकता। आगे भी शीश था, उनका ही बेटा, तुम्हें नहीं है लेकिन हमें है, वासिफा ने एक मदख्त की थी। यामीन साहब ने किन अखियों से उन्हें शानत रहने का इशारा किया और ख़ुद एक बार फिर शीश से मुखातब हुए। ठीक है कि हकीकत छपाई नहीं जा सकती, लेकिन सोसाइटी के भी कुछ रोल्स, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है, और जो ऐसा नहीं करते वो बेपतवार की कुश्ती जैसे होते हैं, जिसकी कोई मंजिल कोई ठिकाना नहीं होता। हमने जब कहा है कि तुम्हारी रख्सती ज़रूर होगी, तो फिर इशू क्या है? तुम्हें परेशानी किस बात की है? कर्ण तुम्हारी अमानत है, जब मुनासिब वक्त आएगा तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुम दोनों को अपनी इस ड्रेस पर फोकस करने की ज़रूरत है। यामीन साहब बहुत सलीक़े से बात कर रहे थे, वो शीस को जज्बाती नहीं करना चाहते थे, वरना अगर वो ज़िद पर उतर आता तो मामला उनके हाथ से निकल जाता। पापा, ये कहाँ लिखा है कि इस ड्रेस शादी से पहले ही मुकम्मल की जाए? कर्ण वहाँ भी पढ़ सकती है। शीस ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। समझो शीस, शादी के बाद इंसान की जिम्मेदारियां दगनी हवज जाती हैं, इंसान घर और बाहर के दरमियान तकसीम होकर रह जाता है, खुद अपनी ज़ात को देने के लिए वक्त कम पड़ जाता है, स्ट्रेस मुतासिर होकर रह जाते हैं। लाइफ के अपने तकाजे होते हैं, सब कुछ कैसे बैलेंस कर पाओगे? तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। बेटा, हम तुम्हें इजाफी बोझ से महफूज रखना चाहते हैं, ये सब तुम दोनों के लिए ही तो कर रहे हैं हम। वासिफा ने भी लहजे को नरम किया। कर्ण बोझ नहीं है मामा, उसने एहतिजाज किया, और वासिफा के माथे के बलों में इजाफा हुआ। शीस, यामीन साहब ने इसे टोका। वो गैर आरामदेह तासरात के साथ सोफे के बाजू पर टक गया। शीस, पढ़ाई और जिम्मेदारियों के साथ इंसान को अपने लिए भी वक्त की ज़रूरत होती है। तुम्हें क्या फ़ायदा ऐसी रख्सती का कि न तुम कर्ण को वक्त दे सको और न कर्ण तुम्हारे पास हो? बेहतर है थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मैं वद्दा करता हूँ 1 साल बाद रख्सती कर दूँगा। यामीन साहब बालाखिर इसे समझौते के पॉइंट पर ले आए थे। तुम्हारे कैरियर का सवाल है शीस, इसे सोचता पाकिर यामीन साहब ने मजीद कहा था। पापा, कर्ण का एहसास ही मेरे लिए काफ़ी है, टाइम हम मैनेज कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। अगर आपको मेरे रिज़्क की फ़िक्र है तो वद्दा करता हूँ रिज़्क आपकी तबक़ात से कम हर्ज नहीं दूंगा। यामीन साहब का दिल चाहा सर पेट लिया बेटे को, लेकिन ये उनके मिजाज के खिलाफ था। ये मुनासिब नहीं है शीस, तुम फ़िलहाल अपना उस साल का आखिरी सेमेस्टर मुकम्मल करो, तब तक कर्ण भी एग्ज़ाम से फ़ारिग हवज जाएगी, तब मिल बैठकर तय कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दिन भी नहीं। यामीन साहब ने लहजे को मुनासिब रखते हुए कहा। ठीक है पापा, मैं आपकी बात रख लेता हूँ, लेकिन लास्ट सेमेस्टर का मतलब लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद मैं एक दिन भी वहाँ नहीं रुकूंगा, और कर्ण के बगैर वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी 3 साल की मेहनत मिट्टी हवज जाए। मैं एग्ज़ाम तब ही दूंगा जब आप कर्ण को मेरे साथ रख्सत करेंगे। वो डील कन्फर्म होने के लिए मुंतज़र नज़रों से उन्हें देखने लगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, यामीन साहब को कहना पड़ा। आप क्या उसका मतालिबा मान लेंगे? वासिफा ने शीस के वहाँ से जाने के बाद सवालिया नज़रें लिए यामीन साहब को देखा। मानना पड़ेगा, मजबूरी है, जिद जो पकड़ बैठा है, यामीन साहब ने सोचते हुए जवाब दिया।
अगर अब हमने इनकार किया तो मुझे गलत समझेगा, और मैं नहीं चाहता ये किसी किस्म के शक का शिकार होकर कोई जज्बाती कदम उठा ले। उससे पहले कि वो खुद डिसीजन ले, मैं अपने हाथों से उस फ़र्ज़ को अदा कर दूँगा। यामीन साहब बहुत कुछ समझ रहे थे। वासिफ़ा ने नापसंदीदगी से उन्हें देखा और वहाँ से हट गईं। उस मामले में वो वैसे भी खैर जानबदार रहना चाहती थीं। अंडरस्कोर कर्ण। शीश दस्तक देता हवा उसके कमरे में दाखिल हो गया। कर्ण ने कोई जवाब न दिया। वो धीरे से उसके करीब बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम जा रहे हो न शीश? कर्ण ने उसकी तरफ निगाह हटाए बगैर कहा। हाँ, लेकिन वापस आने के लिए, तुम्हारे लिए। शीश ने इसे तसल्ली देना चाहिए। यानी ताया अबू नहीं माने। कर्ण ने नतीजा अख्ज़ किया। लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने मेरे लिए इतना ज़्यादा किया है कि मरकर भी फरामोश नहीं कर सकती। मेरी सांसें तुम्हारी मकरूज़ हैं शीश। कर्ण ने मुश्किल अपनी आवाज़ भेगने से रोक रखी थी। वो न एहसान था न कर्ज, मेरी मोहब्बत का फ़र्ज़ था। अगर मेरी मोहब्बत तुम्हें तहफ़्ज़ न दे सके तो मोहब्बत ही क्या। शीश ने उसकी हाथ अपने हाथों में मज़बूती से दबाते हुए जवाब दिया। कैसे गुजरेंगे ये दिन तुम्हारे बगैर, ये तवील रातें और पल पल मरते लम्हे। तुम्हारी आवाज़ मेरे साथ नहीं होगी तो मैं ज़िंदगी का सामना कैसे करूँगी शीश। कर्ण का खुद पर ज़ब्त खो गया और उसके आंसू शीश के हाथों की पश्त भिगोने लगे। है, मेरी मोहब्बत घड़ी की सोयूं नहीं, जो एक पॉइंट पर ठहर जाए। मेरी मोहब्बत एहसास है, जो पल पल मेरे साथ है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में जैसे मैं इसे महसूस करता हूँ, तुम भी इसे मेरी गैर मौजूदगी में महसूस करना। मैं जानता हूँ कर्ण, वक्त काटना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए कहता हूँ कॉलेज ज्वाइन कर लो। मसरूफ़ रहोगी तो वक्त काटना भी आसान हो जाएगा, वरना इंतज़ार की घड़ियों गुनगुन कर गुजारोगी तो बयान की आदि तुम्हारा ताक़ करती रहेगी। शीश ने इसे हौसला देना चाहा। मैं कोशिश करूँगी। कर्ण ने आंसू रोकने की कोशिश की, हालांकि इसे शीश के साथ अपनी जान जिस्म से जाती हुई महसूस हो रही थी। कोशिश नहीं, ये चैलेंज है तुम्हारे लिए, और तुमने इसे जीतना है। मैं तुम्हारे लिए ये टास्क छोड़े जा रहा हूँ। शीश ने एक बार फिर उसकी भीगी आंखों से आंसू साफ किए थे। एक बात याद रखना शीश, मेरी ज़ात की इमारत तुम पर मुनहसर है। अगर कभी तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं ये जाऊंगी, हमेशा के लिए। कर्ण के आंसू बावजूद कोशिश के रख नहीं रहे थे। अरे पागल, कोई अपनी ज़िंदगी को भी छोड़ सकता है, परेशान मत हो। सिर्फ 5 महीने की बात है, और फिर मैं तुमसे राबता में रहूँगा। कर्ण के लिए मज़ीद खुद को रोकना महाल था। वो सिसकती हुई शीश के सीने में समा गई। अंडरस्कोर कर्ण का बहुत ख्याल रखना, इसे कंपनी देना, हर वक्त फ़ोन से मत चिपकी रहना, इसे कभी अकेला मत छोड़ना, उसके खाने पीने और सोने जागने का ख्याल रखना, उसकी खबर लेती रहना। वो बीमार हो तो किसी को नहीं बताती। तुमने खुद ख्याल रखना है, ऐसा न हो वो कमरे में अकेली पड़ी रहे और तुम अरमगान के साथ डेटी मारती फिरो। भाई, उरूश ने एहतिजाज किया। शीश की ढेरों नसीहतों और हदायत से बेजार होकर उरूश ने आखिरी जुमले पर एहतिजाज किया था, जिसकी शीश ने मतलब परवाह नहीं की। और फिर कर्ण को भी कई तस्लीम वद्दे और लफ्ज़ों से नवाज कर वो लंदन रवाना हो गया था, और कर्ण पीछे उसके लफ्ज़ों की माला समेटती रह गई।